Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. टिक डिसऑर्डर्स, अब जो हमारे पास टिक है वो बेसिकली एक सडन रैपिड रिकरेंट नॉन रिदमेटिक मोटर मूवमेंट होती है या वोकलाइजेशन होती है, एकदम से तेज़ी से और एट द स्पॉट जो होती है वो एक नॉन रिदमेटिक मोटर मूवमेंट भी हो सकती है, कोई आवाज़ निकलना भी हो सकता है जिस तरह वोकलाइजेशन जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है, और यह मूवमेंट भी हो सकती है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है। अब टिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है टोरेट्स डिसऑर्डर। अब प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग अलग भी हो सकती है, आप जैसे चाहें इसको प्रोनाउंस कर दें जिस एक्सेंट में भी। तो इसके जो क्राइटेरिया ए है उसके अकॉर्डिंग बोथ मोटर मल्टीपल मोटर और वन और मोर वोकल टिक्स, दोनों मोटर टिक भी या एक से ज़्यादा वोकल टिक भी जो है वो प्रेजेंट होगी जितनी भी इलनेस की ड्यूरेशन है उसके दौरान। ठीक है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन है जब से फर्स्ट टिक आया है तो उसके ऑनवर्ड्स जब तक वो साइकोलॉजिस्ट के पास आया है तो ट्रीटमेंट के लिए, उस दौरान किसी भी वक्त को जो है वो टिक मौजूद होगी। मल्टीपल टिक्स होंगी, वोकल टिक भी होगी एक या एक से ज़्यादा, और मोटर टिक जो है वो भी होगी। अब ये जो टिक्स हैं ये वैक्सन वेन होंगी इन फ्रीक्वेंसी में। वैक्सन वेन से मुराद कि कभी इनकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और कभी ये कम हो जाएगी। ठीक है, और ये लगातार 1 साल के अरसा के लिए मौजूद होंगी। जब पहला टिक आएगा, जिस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त के महीने में पहला टिक आया है तो अगस्त से लेकर अगले जुलाई तक, यानी साल जब पूरा हो रहा है तो वो जो है उस दौरान लगातार वो प्रेजेंट होंगी परसिस्टेडली। ठीक है, और वैक्सन वेन फ्रिक्वेंसी होगी। इसका ऑनसेट जो है वो बिफोर एज ऑफ 18 ईयर्स है, 18 साल की एज से पहले ये इनका ऑनसेट होगा। और इनकी जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी सब्सटेंस, किसी मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उनकी वजह से ये नहीं होगी। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर। टोरेट्स डिसऑर्डर में क्या है, दोनों हैं, मोटर टिक भी है वोकल टिक भी है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और वो तकरीबन 1 साल के अरसा के लिए पहले टिक आने के बाद, यानी पहला टिक जिस दिन से है उससे ऑनवर्ड्स 1 साल के अरसा तक वो वैक्सन वेन फ्रिक्वेंसी में प्रेजेंट होगी। अब जो सेकंड है वो परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, सिंगल या मल्टीपल, एक या एक से ज़्यादा, या तो मोटर टिक होगी या वोकल टिक होगी। मोटर और वोकल टिक दो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ दोनों में से एक होगी, मतलब कि मोटर और वोकल में से एक होगी। और जब अगर मोटर टिक हो रही है उसको एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, अगर वोकल टिक हो रही है तो वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये पूरी इलनेस की ड्यूरेशन उसके दौरान ये प्रेजेंट होंगी। जो टिक्स हैं ये फ्रीक्वेंसी वैक्सन वेन फ्रीक्वेंसी, यानी कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी, और परसिस्टेडली ये 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए मौजूद होंगी। जब से फर्स्ट टिक आएगा, जिस तरह से टोरेट्स डिसऑर्डर में वो 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए उसकी टाइम ड्यूरेशन है, वैसे ही प्रेजेंट होंगी। इसका जो ऑनसेट है वो बिफोर द एज ऑफ 18 है, और ये डिस्टर्बेंस जो है ये किसी सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उनकी वजह से नहीं है। क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर का, ये टोरेट्स डिसऑर्डर से मैच नहीं करेगा। अब जो परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है इसमें हमारे पास स्पेसिफायर हैं, विद मोटर टिक्स ओनली, विद वोकल टिक्स ओनली। या तो उसको सिर्फ मोटर टिक्स हो रही हैं या वोकल टिक्स हो रही हैं, दोनों होंगी तो वो फिर टोरेट्स डिसऑर्डर में चला जाएगा, फिर वो परसिस्टेंट क्रॉनिक में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर, सिंगल या मल्टीपल मोटर और वोकल टिक्स। सिंगल या मल्टीपल, एक या एक से ज़्यादा मोटर टिक या वोकल टिक, या दोनों, मोटर और वोकल दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं, और एक या एक से ज़्यादा दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो है 1 साल से कम अरसा में मौजूद होंगी। ठीक है, और जब से उनको फर्स्ट टिक आया है तब से। अब डिफरेंस यहाँ पे नोट डाउन करना है, टोरेट्स डिसऑर्डर में 1 साल से ज़्यादा के लिए वो परसिस्टेंटली प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे जो प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर है यहाँ पे टिक्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन
1 साल से जो है वो कम अरसा के लिए जब से फर्स्ट टिक आया है तब। इसका ऑनसेट भी जो है वो बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, और ये डिस्टर्बेंस जो है किसी और सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या किसी मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है। क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो है जो प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर है, इसका कोई भी क्राइटेरिया, इसका कोई भी सिम्टम्स जो है वो टॉरस डिसऑर्डर या परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर से मैच नहीं करना चाहिए। स्पेसिफायर्स जो हैं वो सिर्फ परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर में हमारे पास है, विद मोटर टिक्स या विद वोकल टिक्स ओनली। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ तो जो डिसऑर्डर है इसमें हमारे पास 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेसिकली हैं। टॉरस डिसऑर्डर, परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर, प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर, और फिर इसके बाद एंड में स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर आ जाता है, वो मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब जो डायग्नोसिस है टिक डिसऑर्डर का, ये जो है वो बेस करता है मोटर या वोकल टिक की प्रेजेंस पे, ड्यूरेशन के ऊपर, एज ऑनसेट के ऊपर, और किसी और मेडिकल कंडीशन या सब्सटेंस यूज़ की एब्सेंस के ऊपर, एनी नॉन कॉज के, ठीक है, एक नॉन कॉज की एब्सेंस होगी, ये उसके ऊपर बेस करता है। और ये जो टिक डिसऑर्डर है एक हेरेडिटरी ऑर्डर है हमारे पास। टॉरस डिसऑर्डर है, जिसके बाद फिर हमारे पास मोकल और परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर आता है, फिर प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर, और फिर उसके बाद हमारे पास स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एक हेरेडिटरी फॉर्म में ये चल रहा है। जो टिक्स हैं वो सडन, रैपिड, रिकरेंट, नॉन रिदमेटिक मूवमेंट्स हैं और वोकलाइजेशन है, ठीक है। जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें और इसमें एक डिफरेंस करना है कि वो रिदमेटिक है, ये नॉन रिदमेटिक है, ठीक है। एकदम से, जिस तरह अक्सर एकदम से बैठे बैठे किसी इंसान का गले से आवाज़ निकलना, जिस तरह गला साफ करेंगे इस तरह की आवाज़ निकलना, ये हम उस तरह की टिक्स, वोकल टिक्स होगी। अब जो एक इंडिविजुअल है उसमें वेरियस टिक सिम्टम्स होते हैं ओवर टाइम, और एट एनी पॉइंट इन द टाइम जो टिक है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनमें रिपीट भी अगर हो सकता है, वो चेंज भी हो सकते हैं। अब टिक्स में हमारे पास आई ब्लिंकिंग भी आ सकती है, थ्रोट क्लीनिंग जिस तरह अभी मैंने बताया वो भी आ सकती है। अब हमारे पास टिक की आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल मोटर टिक्स में हमारे पास आ जाएगा जो शॉर्ट ड्यूरेशन की टिक्स होगी, आई ब्लिंकिंग, शोल्डर, एकदम से शोल्डर्स में जर्क सा लगना, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब जो सिंपल वोकल टिक्स है ना, उनमें थ्रोट क्लीनिंग आ गई, स्नफिंग आ गई, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम, यानी पेट का जब सांस लेते हैं तो हमारा ये जो हिस्सा है ये ऊपर नीचे होता है, उस तरह का वो करना, फिर मसल्स का आ गया, फिर कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है। शॉर्ट जो सिंपल मोटर टिक्स हैं वो मिली सेकेंड्स के लिए होती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन सेकेंड्स के लिए हो सकती हैं। और ये कॉम्बिनेशन होती हैं सिंपल टिक्स का, ठीक है, जिस तरह सिमिटेनियसली हेड को टर्न करना, शोल्डर्स को जो है वो ज़्यादा देर के लिए एक तरह से हिलाना, श्रगिंग करना उनकी। जो कॉम्प्लेक्स टिक्स हैं ये बाज़ औक़ात जो सामने दूसरा इंसान होता है उनको एज अ पर्पसफुल परसीव करता है, जिस तरह से टिक लाइक सेक्सुअल जेस्चर जो होगी, जिसको कोप्रोपैरेक्सिया बोलते हैं, और टिक लाइक एक तरह से इमिटेशन टू समवन एल्स मूवमेंट, दूसरे की जो मूवमेंट है उसको इमिटेट करना, इकोपैरेक्सिया हो गया। और जो कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स हैं जिनमें आ गया कि अपनी ही साउंड को, अपने ही उसको जो है वो आप बार बार रिपीट करना, आप जो वर्ड बोला हो, लास्ट वर्ड बोला हो, उसको बार बार रिपीट करना, और पलेलिया, फिर रिपीटिंग द लास्ट वर्ड और फ्रेज़, जो लास्ट वर्ड या फ्रेज़ खुद बोला हुआ है या किसी सुना हुआ है वो भी उसको इकोलेलिया, उसको बार बार रिपीट करना। अब एंड सेकंड लास्ट वन के जो एक्सेप्टेबल वर्ड है सोसाइटी में, ठीक है, कोई एथनिक, रेशियल या रिलीजियस स्लटर जिसे हम कह रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसको बार बार रिपीट करना, कोप्रोलेलिया। अब ये पेज नंबर 82 के ऊपर ये टाइप्स लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं।
उस चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब जो और इनअप्रोप्रिएट स्पीच बिहेवियर जो ह्यूमन इंट्रैक्शन के दौरान ये होगा, और दूसरा इसको पर्पसफुल जो है वो परसीव करेगा। जो प्रेजेंस है मोटर या वोकल टिक्स की वो वेरी करती है, जितने जो हमारे पास चारों वोकल टिक्स डिसऑर्डर हैं इनमें, और टोरेस डिसऑर्डर में दोनों मोटर या वोकल टिक्स जो हैं वो लाजमी प्रेजेंट होंगी, जबकि जो परसिस्टेंट क्रोनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है उसमें जो है सिर्फ मोटर टिक होगी या वोकल टिक होगी, दोनों में से एक होगी। प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर में दोनों प्रेजेंट होंगी, मोटर और वोकल टिक्स। और जो स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर हैं उनमें क्या होगा, जो मूवमेंट डिसऑर्डर सिम्टम्स हैं वो बेस्ट करेक्टराइज होंगे एक टिक के तौर पर, लेकिन टिपिकली उनकी जो प्रेजेंटेशन है या एज ऑफ ऑनसेट है और जो नॉन एटियोलॉजी है उसमें के ऊपर जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 1 ईयर है, टोरेस डिसऑर्डर के लिए, परसिस्टेंट क्रॉनिक के लिए भी 1 ईयर है, और वैक्सन वेन इनकी स्वेरिटी होती है, और किसी भी जो एज ऑनसेट है वो 18 ईयर्स है, और किसी और डिसऑर्डर, किसी सब्सटेंस यूज़ उससे ये एट्रीब्यूटेबल नहीं होते। प्रेवलेंस की तरफ आएँ तो टिक्स होती हैं वो कॉमन होती हैं चाइल्डहुड में, ठीक है, और एस्टिमेटेड जो प्रेवलेंस है टोरेस डिसऑर्डर की 3 to 8 के दरमियान, वो 3 to 8 पर 1000 है स्कूल एज चिल्ड्रंस में। मेल्स में ज़्यादा होती है, मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे, वो रेशो जो है वो वेरी करती है 2:1 to 4:1। और एक नेशनल सर्वे जो यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया कि 3 पर 1000 इसकी प्रेवलेंस है, जो क्लिनिकली आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनमें, ठीक है। अब डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ आए, जो ऑनसेट है टिक्स का वो टिपिकली एजेस ऑफ 4 to 6 ईयर्स उसके दरमियान होता है। जो पीक सेवेरिटी होती है वो आती है 10 to 12 ईयर्स की एज के दौरान, और फिर जो डिक्लाइन आ जाता है यानी उस सेवेरिटी को वो यहाँ पे कम हो जाती है, वो होती है एडोलेसेंस, ठीक है। एडल्ट्स में भी टिक डिसऑर्डर एक्सपीरियंस किया गया है, और फिर उनके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश्ड हो जाते हैं। और एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल है जिनमें परसिस्टेंटली स्वेयर और वॉशिंग सिम्टम्स होते हैं टिक डिसऑर्डर के अडल्टहुड में भी। और जो टिक सिम्टम्स हैं ये मैनिफेस्ट करते हैं सिमिलर तमाम एज ग्रुप्स में और अक्रॉस लाइफ स्पैन, ठीक है। टिक्स, वैक्स और वैन जो है वो एक स्वेरिटी है, ठीक है। स्वेरिटी में वो जो अफेक्टेड मसल ग्रुप है या वोकलाइजेशन है ओवर टाइम उनमें चेंज ला सकती हैं। और एक बच्चा जो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो टिक्स को रिपोर्ट करने लग जाता है, जो प्रीमोनिटरी अर्ज होती है, एक तरह से सोमैटिक सेंसेशन होती है कि उसने एक ख़ास तरीके से टिक परफॉर्म करनी है, और जब वो करेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। और ये जो टिक है तब कम्प्लीटली इनवॉलेंट्री नहीं रहती कि अब उसको अर्ज हो रही है कि भाई वो ये करे, ये परफॉर्म करे, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। उसको टेंशन हो रही है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, जब वो परफॉर्म कर लेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा, तब ये वॉलंट्री एक्शन एक तरह से उसका कंसिडर होगा। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ है। टेम्परामेंटल फैक्टर में टिक्स जो होती हैं वो वर्स्ट हो जाती हैं जब एग्जाइटी, एक्साइटमेंट या एग्जॉशन एक तरह से आ जाती है, और जब काम फोकस एक्टिविटीज़ होती हैं तब बंदा जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। इंडिविजुअल्स जब वो स्कूल वर्क में होते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनकी ये जो टिक है वो किसी हद तक रिड्यूस हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर में कि दूसरों के जस्टिस को ऑब्जर्व करके, साउंड को ऑब्जर्व करके जो एक इंडिविजुअल है वो भी इसको परफॉर्म कर सकता है, सिमिलर जेस्चर और साउंड को, ठीक है, जो कि इनकरेक्टली परसीव होता है दूसरे के लिए, दूसरा उसको गलत तरीके से परसीव करता है, और फिर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है ये आगे अथॉरिटी फिगर्स के सामने इंटरेक्ट करते हुए, उनके सामने बात करते हुए फिर ये गलत समझी जाती है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो टिक सिम्टम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी सेवेरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिस्क एलाइज हैं टोरेस डिसऑर्डर के लिए वो रेयर जेनेटिक वेरिएंट्स हैं फैमिली में विद टिक डिसऑर्डर जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं। वो लो बर्थ वेट हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और पेरेंटल एज, माँ बाप की एज एट बर्थ टाइम वो ज़्यादा हो गई है, बर्थ वेट कम है। जो मैटरनल स्मोकिंग होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक
वो भी एसोसिएटेड है वॉर्स टिक सेवेरिटी से। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू जो टिक डिसऑर्डर है क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में थ्रू आउट ये सेम है, ठीक है, अपने कोर्स, एटियोलॉजी, रेस, एथनिसिटी और कल्चर के हवाले से। जबकि रेस, एथनिसिटी, कल्चर का जो है वो इम्पैक्ट है कि कैसे टिक डिसऑर्डर्स को परसीव किया जाता है, मैनेज किया जाता है फैमिली और कम्युनिटी में एज वेल एज जो इन्फ्लुएंसिंग पैटर्न्स ऑफ हेल्प सीकिंग और चॉइसेस ट्रीटमेंट। मतलब कि एक कल्चर तक है कि वो उसको कैसा, अब कुछ टिक्स जो हैं वो एक कल्चर में एक्सेप्टेबल हैं, भाई वो कर रहा है नॉर्मल है, बेशक वो बीमारी है लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। मे बी जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है वो किसी यूरोपियन कंट्री के कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो, और जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल ना हो, तो डिफरेंस आ जाता है। फिर वहाँ पे देखा जाता है भाई मसला है, उठो जी जाओ आप चेकअप कराओ। यहाँ पे भी जो है अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल है तो उसको इतना खास अहमियत नहीं दी जाएगी, और अगर दी भी जा रही है तो हेल्प सीकिंग उनकी और होगी। यहाँ पे बहुत से टैबूज आ जाते हैं, भाई ये तो है ही बीमार, इसको अगर साइकोलॉजिस्ट के पास, जिस तरह हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जाता है तो उसको कहा जाता है ये तो है ही नफसाती बीमार, ये तो है ही पागल। तो उस तरह के सोशल टैबूज भी आ जाते हैं। फिर हेल्प सीकिंग बिहेवियर उनका डिफरेंट हो जाता है। कल्चर डिफरेंसेस फिर ऐसे पॉइंट्स पे आके आते हैं, और फिर इन चीज़ों को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना होता है जब आप कि कुछ काम कर रहे हो, किसी को ट्रीट कर रहे हो। नेक्स्ट इज जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू। मेल्स जो हैं उनमें जो टिक डिसऑर्डर है वो मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन जो काइंड्स ऑफ टिक है उनका ऑन सेट है या कोर्स है उसके ऊपर कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है। जो वुमन होती हैं जिन्हें परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर होता है वो एग्जाइटी और डिप्रेशन मोर लाइकली एक्सपीरियंस करती हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टिक डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल्स जिन्हें माइल्ड मॉडरेट टिक सेवेरिटी होती है वो एक्सपीरियंस, उन्हें कोई इतना खास डिस्ट्रेस या एम्पेयरमेंट नहीं होती फंक्शनिंग में, और वो मे बी कि वो अनअवेयर भी हों। और इंडिविजुअल जिन्हें ज़्यादा स्वेयर सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा एम्पेयर होते हैं डेली लिविंग में। लेकिन इवन इंडिविजुअल जिन्हें मॉडरेट या स्वेयर टिक डिसऑर्डर है वो काम अच्छे से कर सकते हैं। जो प्रेजेंस ऑफ को-ऑकरिंग कंडीशन है, जैसा ADHD है, OCD है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। अब साथ उस बंदे को OCD भी है, उसको टिक डिसऑर्डर भी है, ऑब्सेशंस भी आ रही हैं, कंपल्शंस भी आ रही हैं, वो उनको भी कर रहा है, और साथ उसको टिक का भी मसला है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हैंडल करना उस चीज़ को मुश्किल हो जाता है। अब जब वो लेस कॉमनली ये होता है कि जो टेक डिस्ट्रप्टिव फंक्शनिंग होती है डेली एक्टिविटीज़ में वो रिजल्ट करती है सोशल आइसोलेशन में, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, पीयर विक्टिमाइजेशन, यानी पीयर्स की तरफ से विक्टिमाइज़ करना, उसको कहना भाई आपको तो कोई मसला ही है, इनएबिलिटी टू वर्क, काम ना कर पाना, स्कूल ना जा पाना, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इंडिविजुअल्स है मे बी वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी एक्सपीरियंस करें, और रेयर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं टॉरस डिसऑर्डर में उसमें फिजिकल इंजरी भी आ सकती है, जिस तरह आई इंजरी, खुद को मारना कि भाई ये रुक के, ऑर्थोपैडिक या न्यूरोलॉजिकल इंजरी आ जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स दैट मे अकम्पनी अदर मेडिकल कंडीशन एंड स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। जो मोटर स्टीरियोटाइप्स होती हैं वो डिफाइंड हैं, एक इनवॉलेंट्री, रिथमेटिक, रिपीटिटिव, प्रेडिक्टिव बिहेवियर होता है जो कि पर्पसफुल होता है, बट सर्व नो ऑब्वियस एडेप्टिव फंक्शनिंग और पर्पस एंड स्टॉप विद डिस्ट्रैक्शन। जो मोटर स्टीरियोटाइप्स हैं इनवॉलेंट्री है, रिथमेटिक हैं, रिपीटिटिव है, रिपीट हो रही हैं बार बार, प्रेडिक्टिव मूवमेंट्स हैं जो कि इस तरह से फील होता है कि पर्पसफुल है, लेकिन उनका कोई ऑब्वियस एडॉप्टिव फंक्शनिंग नहीं है कि उसको दूसरे से देख के अडॉप्ट किया या कोई ज़रूरी चीज़, मतलब उसका कोई रोल हो, कोई एडॉप्टिव फंक्शनिंग उनकी नहीं है, और पर्पस भी उनका कोई नहीं होता, और वो डिस्ट्रैक्शन कॉज करने से रुक जाती हैं। जो मोटर स्टीरियोटाइप्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट की जाती हैं टिक्स से ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर एज ऑनसेट जो है, उनकी ड्यूरेशन जो है, और कांस्टेंट रिपीटिटिव फिक्स्ड फॉर्म और लोकेशन के ऊपर। एग्जर्प्शन जब वो इनग्रॉस्ड होती हैं एक्टिविटीज़ में, लैक ऑफ प्रीमोनिटरी अर्ज, अब जैसा मैंने पीछे डिस्क्राइब किया प्रीमोनिटरी अर्ज उसमें होती है, तो फिर जो टिक है वो वॉलेंट्री हो जाती है, इनवॉलेंट्री वो नहीं रहती। लोकेशन का, क्योंकि बाज़ों का टिक को परफॉर्म करने के लिए वो बंदा कहता है मैं साइड पे हो जाऊँ, मैं किसी के सामने ना करूँ, जब वो परफॉर्म कर लेता है वो रिलैक्स हो जाता है।
ये उस वजह से उससे डिफरेंट होती है सेशंस ऑफ विद डिस्ट्रैक्शन के। जब टिक जो है वो डिस्ट्रैक्शन से ख़त्म नहीं होती, जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स हैं वो जो है वो उससे डिस्ट्रैक्शन से ख़त्म हो जाती हैं। सब्सटेंस इंड्यूस और प्रॉक्सिमल डायसिकनेस, जो प्रॉक्सिमल डायसिकनेसेस होती हैं यूजली ये अकर होती हैं डिस्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं उनसे, जो कि पार्टिसिपेट करती हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स में या लेस कॉमनली अराइज होती है एक नॉर्मल बैकग्राउंड एक्टिविटी से, ठीक है, या किसी एक ख़ास वजह की इसकी वजह से वो हो रही होती है। मायोक्लोनस ये करेक्टराइज है एक सडन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट जो कि नॉन रिदमेटिक होती है और ये वॉस्ट हो सकती है मूवमेंट से या सोने के दौरान। अब टिक जो है वो सोने के दौरान वॉस्ट नहीं होती, जब आप काम होते हो तो ये काम हो जाती है, ठीक है। अब ये टिक से किस तरह से डिफरेंट कर रही है कि रैपिडिटी के हवाले से, सप्रेसिबिलिटी के हवाले से और प्रीमोनेटरी अर्ज के पॉइंट से ये उससे डिफरेंस करती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर और टिक जो हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट है। जो क्लूज़ हैं जो फेवर करते हैं ओसीडी बिहेवियर को, उनमें कॉग्निटिव बेस्ड ड्राइव, ठीक है, फियर ऑफ कंटेमिनेशन हो गया और नीड टू परफॉर्म द एक्शन, कि वो एक्शन परफॉर्म करना है और पर्टिकुलर फैशन के अकॉर्डिंग एक सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स वो परफॉर्म करना है, तभी जाके रिलैक्स होगा बंदा। इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी आर अनटिल अ जस्ट राइट फीलिंग इज अचीव, जब तक वो सही फीलिंग, रिलैक्स फीलिंग आपको अचीव नहीं होती, आपको वो परफॉर्म करना है। और इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है और इसमें हेयर पुलिंग, स्किन पिकिंग, नेल बाइटिंग और अपीयर मोर गोल डायरेक्टेड कॉम्प्लेक्स दैन टिक्स। अब जो ओसीडी है उसमें हेयर पुलिंग भी हो रही है, स्किन पुलिंग हो रही है, नेल बाइटिंग हो रही है, वो ज़्यादा पर्पसफुल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू टिक्स। कोमॉर्बिडिटी की तरफ आएँ तो मेडिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशंस डिस्क्राइब्ड एज को अकरिंग विद टिक्स जो हमारे पास है, ADHD, OCD और रिलेटेड डिसऑर्डर और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसको ऑब्जर्व किया गया है। टिक डिसऑर्डर में टेंड टू बी कैरेक्टराइज ज़्यादा एग्रेसिव सिमेट्री और जो ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स है, पूरा रिस्पॉन्स साइकोथेरेपी और एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से। और जिन बच्चों को ADHD है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, सोशल इमेच्योरिटी, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो कि इंफेयर करती है उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और उनको फिर ग्रेटर इम्पेयरमेंट की तरफ लेके जाती हैं, जो कि टिक डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर रहा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल जिन्हें टिक डिसऑर्डर होता है उसके साथ उनको मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं, दूसरे मेंटल डिसऑर्डर जैसा डिप्रेसिव, बाइपोलर या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और द स्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर। ये कैटेगरी जो है हमारे पास लास्ट, ये अप्लाई करती है प्रेजेंटेशन उन सिम्टम्स की जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टिक डिसऑर्डर के और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट कॉज कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ हैं उसके, लेकिन प्रीडोमिनेट तो वो कर रहे हैं लेकिन फुल क्राइटेरिया जो टिक डिसऑर्डर का उससे वो मीट नहीं कर रहे, ना ही न्यूरो डेवलपमेंटल डायग्नोस्टिक क्लास किसी और से वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे क्लिनिशियन को चूज़ करना होता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करे कि स्पेसिफिक रीज़न जो है वो जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है और जो प्रेजेंटेशन है जब वो मीट नहीं करती क्राइटेरिया से तो फिर उसको एक स्पेसिफिक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या से मीट नहीं करती तो उसको उसने कैसे डील करना है और उसको फिर वो उसने रिकॉर्डिंग प्रोसीजर में और द स्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर फॉलोड बाय द स्पेसिफिक रीज़न। अगर उसका जो ऑनसेट है विद जैसा ऑनसेट आफ्टर 18 ईयर्स वो उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग में उसको बता देगा। अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर जो कैटेगरी अप्लाई करती है प्रेजेंटेशन जिसमें सिम्टम्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टिक डिसऑर्डर के, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट कॉज कर रहे हैं सोशल ऑक्यूपेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में और प्री डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फुल क्राइटेरिया ऑफ टिक डिसऑर्डर वो मीट नहीं कर रहे, ना ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्लास को। जो अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर कैटेगरी है ये तब इंस्टीट्यूशन में यूज़ होती है जब क्लिनिशियन को
चूज नॉट द स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है। एक स्पेसिफिक रीज़न उसने चूज़ नहीं करना होता। जो स्पेसिफिक टिक डिसऑर्डर है वहाँ पे उसके पास एक स्पेसिफिक रीज़न है कि भाई वो उनका 18 के बाद ऑनसेट हो रहा है इस वजह से, या उनको कोई और मसला है। यहाँ पे उसके पास कोई ऐसा सॉलिड रीज़न ही नहीं है कि जिसकी वजह से हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तब वो वहाँ पे अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर उसको डायग्नोज करता है।